सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 23, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand the chapter number 5 when people rebel 1857 and after. तो देखिए आज की इस वर्कशीट में हम एक बार फिर से चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली बार ये जाना था कि किस तरह से 1857 का रिवोल्ट बढ़ता ही चला जा रहा था। इंडिया के हर एरिया से, इंडिया के हर कॉर्नर से ये जो रिवोल्ट था वो बढ़ता चला जा रहा था। अब आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको क्या रिवर्ट बैक किया, उसको क्या रिएक्शन किया, वो इस वर्कशीट में हम जानेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। द कंपनी फाइट्स बैक, यानी कंपनी ने फिर दोबारा से कैसे अपनी लड़ाई को उसमें कम बैक किया। Unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. यानी अब जब इतना विद्रोह बढ़ता ही चला जा रहा था, तब कंपनी ने डिसाइड किया कि इस विद्रोह को किसी तरह से कुचला जाए, इसको दोबारा से दबाया जाए और अपनी पूरी ताकत के साथ। It brought reinforcement from England, passed new laws so that rebels could be convicted with ease, and then moved into the storm centers of the revolt. तो देखिए कंपनी ने क्या किया कि रीइंफोर्समेंट के लिए और ज़्यादा आर्मी को इंग्लैंड से बुलाया गया, नए जो लॉज थे वो पास किए गए ताकि इनको अपने कब्ज़े में किया जा सके, इनको जो है अपना इन पे मुकदमा चलाया जा सके आरोप लगा के, और यहाँ तक कि जो इनके रिवोल्ट के सेंटर्स थे ना, उन पर धावा बोल दिया। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबेल फोर्सेस इन सितंबर 1857। तो दिल्ली को फिर दोबारा से सितंबर 1857 में रिकैप्चर्ड कर दिया, यानी उसके ऊपर दोबारा अपना कब्जा कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। The last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was tried in court and sentenced to life imprisonment. तो जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, उन्हें पकड़ लिया गया, कोर्ट में उनमें मुकदमा चलाया गया और उनको आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई। He and his wife Begum Zeenat Mahal were sent to the prison in Rangoon in October 1858, where he died in 1862. तो देखिए उनको और उनकी वाइफ बेगम जीनत महल को जो है रंगून की एक जेल में अक्टूबर 1858 में भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी डेथ हो गई। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। लखनऊ को भी 1858 में दोबारा से अपने कब्जे में ले लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858, और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई भी हार गईं और उन्हें मार दिया गया। A similar fate awaited रानी अवंतीबाई लोधी। जो रानी अवंतीबाई लोधी थी, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और उन्हें भी मार दिया गया। तांतिया टोपे escaped to the jungles of central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. तो देखिए जो तांतिया टोपे थे वो जंगलों में भाग गए, जंगलों में रहने लगे सेंट्रल इंडिया के, और उन्होंने जो ट्राइबल लोग थे, आदिवासी लोग थे, और जो पेजेंट लीडर यानी किसान नेता थे, उनके साथ मिलकर गोरिल्ला युद्ध चालू रखा। बट ही वॉज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859, और 1859 में उन्हें भी पकड़ लिया गया, उन पर भी मुकदमा चलाया गया और उन्हें मार दिया गया। द डिफीट ऑफ रेबल फोर्सेस इंक्रीज्ड डिसर्शंस, और धीरे धीरे जो है जो रिबेल फोर्सेस थी, विद्रोही ताकतें थीं, उनकी हार बढ़ती चली जा रही थी। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल एंड दे अनाउंस्ड रिवॉर्ड्स फॉर इट। और जो ब्रिटिश लोग थे वो ये चाह रहे थे कि फिर दोबारा से लोगों का विश्वास जीतें, इसलिए इसके लिए उन्होंने बहुत सारे इनामों की घोषणा कर दी ताकि जनता वापस से उनके सपोर्ट में आ जाए। ईयर्स आफ्टर रिबेलियन, यानी विद्रोह के बाद के साल। द ब्रिटिश हैड
regained control of the country by the end half of 1859, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. तो देखिए क्या हुआ कि 1859 यानी 1859 के बाद के हाफ के लास्ट में उन्होंने पूरी कंट्री पर दोबारा से तो अपना कब्जा कर लिया, लेकिन अब वो पहले वाली पॉलिसीज़ के साथ और रूलिंग नहीं करना चाहते थे और शासन नहीं करना चाहते थे. गिवन बिलो आर द इम्पॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश. और ब्रिटिश ने इसके बाद बहुत सारे नए चेंजेस किए अपनी पॉलिसी में. वो चेंजेस क्या थे? लेट्स सी. The British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the powers of East India Company to British Crown. तो देखिए 1858 में एक नया एक्ट पास किया गया और जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर्स थी उन सब को ब्रिटिश क्राउन को हैंड ओवर कर दिया गया, यानी अब वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही कब्जा शुरू हो गया. A member of British Cabinet was appointed Secretary of State for India. तो जो ब्रिटिश कैबिनेट थी उन्होंने एक पर्सन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का घोषित उन्होंने कर दिया, उसको बना दिया. एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया. और उसको पूरी पावर दे दी गई कि पूरे इंडिया में गवर्नेंस के लिए जो भी मैटर, जो भी चीज़ें देखनी है वो सब की सब उसी को ही देखनी है. He was given a council to advise him. और साथ साथ उसको एक काउंसिल भी प्रोवाइड कराई गई जो उसको एडवाइस करती थी, कॉल्ड द इंडियन काउंसिल. और उसे क्या कहा गया? इंडियन काउंसिल कहा गया, इंडिया काउंसिल कहा गया. सेकेंड इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय. जो इंडिया में गवर्नर जनरल थे उनको वाइसराय का टाइटल दिया गया. दैट इज द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन. यानी वो राजा रानी के निजी मतलब पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव बन के अब वो यहाँ पर अपना रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन करने लगे. थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया. और इस तरह से इंडिया में रूल करने की पूरी पावर डायरेक्टली, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली. All ruling chiefs of country were assured that their territory would never be annexed in future. जितने भी यहाँ पर लोकल राजा थे, छोटे छोटे रियासतों के राजा थे, उन सबको आश्वासन दिया गया कि उनके क्षेत्र पर कभी भी अब भविष्य में कब्जा नहीं किया जाएगा. They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs, including adopted sons. और उनको ये इजाज़त भी दे दी गई कि वो अपना राज्य अब अपने उत्तराधिकारियों को दे सकते हैं और इसमें जो अडॉप्टेड उनके सन्स हैं, अडॉप्टेड बेटे हैं, उनको भी दिया जा सकता है. However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. लेकिन शर्त ये होगी कि उन सबको ब्रिटिश क्वीन को अपना सोवरियन पैरामाउंट मतलब अपनी रानी घोषित करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा. Thus, the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinates of British Crown. यानी उनको ब्रिटिश क्राउन के तहत अपना जो किंगडम है वो उसको चलाना पड़ेगा, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना पड़ेगा. It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. और ये भी डिसाइडेड किया गया कि जो आर्मी में इंडियन सोल्जर्स का जो नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स है उन्हें कम किया जाएगा और नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स को ज़्यादा बढ़ाया जाएगा. It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Sikhs and Pathans. तो देखिए क्या किया गया, एक चीज़ और किया गया कि अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया से ज़्यादा सोल्जर्स ना लेकर उन्होंने गुरखा, सिख और पठान्स को ज़्यादा आर्मी में अपॉइंट करना शुरू कर दिया. ऐसा शायद इसलिए भी क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर रखा था, तो हो सकता था कि जो वहाँ के सोल्जर्स हों वो भी रिबेल दोबारा से कर दें. The land and property of Muslims was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. तो देखिए
उन्होंने क्या किया, एक चेंज और किया कि जो मुस्लिम्स थे उनकी जो संपत्ति थी, उनकी ज़मीनें थी, लार्ज स्केल में उनको अब उन पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और उनको हमेशा शक भरी निगाहों से देखा जाने लगा, क्योंकि द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन इन अ बिग वे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस सारे फसाद की जड़, इस सारे विद्रोह की जड़ ये मुस्लिम्स ही हैं। The British decided to respect the customary, religious and social practices of people in India, यानी कि जो लोग हैं जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया के लोग हैं अब उनके धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप वो नहीं करेंगे और उनको एक सम्मान देंगे जितने भी धार्मिक रीति रिवाज हैं या जो उनकी संस्कृति है। Policies were made to protect landlords and zamindars and give them security of rights over their lands, और जो ज़मींदार थे और जो बड़े बड़े भूस्वामी थे उनको उनके राइट्स की सिक्योरिटी दी गई, जो ज़मीन से संबंधित उनके राइट्स थे उनको सिक्योरिटी भी दी गई। Thus a new phase of history began after 1857, और इस तरह से 1857 के बाद एक इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। So now let's move on our question answer section. So the first question is, what did British do to repress the revolt of 1857, यानी 1857 के रिवोल्ट को रिप्रेस करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया। The company decided to repress the revolt with all its might, यानी अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक दी उसको रिप्रेस करने में। It brought reinforcement from England, passed new laws so that rebels could be convicted with ease and then moved into the storm centers of the revolt, और उन्होंने इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा सेना मंगवाई, आर्मी मंगवाई, नए लॉ पास किए ताकि उनके ऊपर जो है मुकदमा चलाया जा सके, यानी उन्हें सज़ा दी जा सके बहुत आसानी से, और फिर उनके जो भी सेंटर्स थे और रिवोल्ट के उन पर धावा बोल दिया। सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल even though the success in the early month? Think and write, यानी शुरुआत में सफलता मिलने के बावजूद भी 1857 का रिवोल्ट फेल क्यों हो गया। तो देखिए इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन का कमी थी, लैक ऑफ एन ऑब्जेक्टिव यानी एक ऑब्जेक्टिव की कमी थी, यानी सबका जो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था वो नहीं था, सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव से इसमें लड़ाई लड़ रहे थे। लैक ऑफ क्वालिफाइड लीडरशिप, यानी जो क्वालिफाइड लीडरशिप थी जो कि किसके पास थी, ब्रिटिशर्स के पास थी, वो बिल्कुल एक जैसे कि डिसिप्लिन के साथ लड़ रहे थे, ऐसे हमारे यहाँ के लोग शायद नहीं लड़ रहे थे। हालांकि सब लोग, बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे थे, लेकिन कई कई जगहों पर ऐसा डिसिप्लिन देखने को नहीं मिल रहा था। एक्सीलेंट टूल्स फॉर द ब्रिटिश, यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास जो वेपन्स, टूल्स की जगह हम वेपन्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं वेपन्स। तो देखिए जो उनके पास वेपन्स थे वो बहुत ही मॉडर्न थे ब्रिटिशर्स के पास, इसके कारण भी वो जो है उन्होंने इसको फेल कर दिया। WEAPONS वेपन्स। एंड द फिफ्थ इज असिस्टेंस बाय इंडियन टू ब्रिटिशर्स, और बहुत सारे लोग ब्रिटिशर्स की हेल्प भी कर रहे थे, इसलिए ये शायद फेल हो गया। और क्रुएलिटी ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी बहुत सारी जगहों पर जहाँ जहाँ उन्हें लगता था ब्रिटिशर्स को कि ये जो रिवोल्ट वालों के साथ हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनके साथ उन्होंने बहुत क्रुएलिटी करी जिससे ये फेल हो गया। Now the question number 3, what happened with the freedom fighters of 1857? तो देखिए फ्रीडम फाइटर्स के साथ क्या हुआ, जो 1857 के फ्रीडम फाइटर थे उनके साथ क्या हुआ। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वाज प्रोसिक्यूटेड एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी उन पर मुकदमा चलाया गया और उनको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। इन जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड, जो जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई हार गई और उनको मार दिया गया। इन दिस वे रानी अवंतीबाई लोधी वाज आल्सो किल्ड, और इसी तरह से रानी अवंतीबाई लोधी को भी मार दिया गया। तांतिया टोपे वॉज कैप्चर्ड इन 1859, तांतिया टोपे को 1859 में पकड़ लिया गया एंड वॉज प्रोसिक्यूटेड एंड सेंटेंस टू डेथ, और उन पर भी मुकदमा चलाया गया और उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच चेंजेस वर ब्रॉट बाय ब्रिटिश इन देयर रूल आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने अपने पॉलिसीज़ में कैसे चेंज किया, अपने रूल में क्या क्या चेंज किया। तो फर्स्ट इज एंड ऑफ द रूल ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का रूल अब खत्म हो गया।
इंडियन गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश कैबिनेट एंड क्राउन, जो इंडियन गवर्नमेंट थी अब वो ब्रिटिश कैबिनेट और क्राउन के अंडर में ही एडमिनिस्ट्रेशन करने लगी। चेंज इन पॉलिसी टूवर्ड्स इंडियन रूलर्स, जो भारतीय राजा थे उनके प्रति पॉलिसी में चेंज किया गया। चेंज इन आर्मी, आर्मी में भी बहुत सारा चेंज किया गया कि नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स को रिड्यूस किया गया। पॉलिसी ऑफ हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स मुस्लिम, यानी मुस्लिम्स के प्रति बहुत सख्त नीति का पालन किया गया, जैसा कि अभी हमने समझा भी था। एंड रिलीजियस फ्रीडम, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो इंडियन रिलीजन्स जो भी मैटर्स होते थे उनमें वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो नाउ एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द कॉजेज ऑफ दीज चेंजेस इन ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल में इन चेंजेस के आने के क्या रीजंस थे। बाय द एंड ऑफ 1859 द ब्रिटिश हैड रीगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री। तो देखिए 1859 के लास्ट तक ब्रिटिश ने दोबारा से पूरी कंट्री पर अपना कंट्रोल रीगेन कर लिया, दोबारा से कब्जा कर लिया। बट नाउ दे बिगेन टू रियलाइज दैट दे कुड नॉट रन द रूल विद द हेल्प ऑफ द अर्लियर पॉलिसीज, लेकिन अब वो ये रियलाइज करने लग गए कि पुरानी पॉलिसीज़ के साथ साथ हम अब रूल आगे नहीं कर पाएंगे। दे डिड नॉट वांट टू फेस अनदर वॉर लाइक 1857, तो वो फिर दोबारा से जो पहले का 1857 का रिवोल्ट है उसको फेस नहीं करना चाहते थे, दोबारा नहीं चाहते थे। सो दे चेंज देयर पॉलिसी, इसलिए उन्होंने अपनी पॉलिसी में चेंज किया। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट टू कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।